रेडी हो गए? जय हिंद। हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे, है ना? तो हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? हम लोगों ने देख लिया था हम लोगों ने देख लिया है, ठीक? क्या देख लिया था भाई? देखिए, हड़प्पा सभ्यता में हम लोगों ने देख लिया था। क्या देख लिया था? हम लोगों ने देख लिया था भौगोलिक देख लिया था। और क्या देख लिया था? भौगोलिक देख लिया था। दूसरा क्या देख लिया था? दूसरा हमने देख लिया था तकनीकी परिवर्तन, है ना? क्या देख लिया था? तकनीकी परिवर्तन। और क्या देखा था? तकनीकी परिवर्तन। आजीविका देख लिए थे, है ना? आजीविका के रूप में हमने क्या देखा था? आजीविका के रूप में हमने कृषि देखा था, है ना? और आयात प्लस निर्यात देखा था, है ना? आयात निर्यात देख लिए थे, ठीक? और क्या देखे थे? और देखे थे क्या? और शिल्प और तकनीकी इसी में देख लिए थे। क्या देखे थे? शिल्प और तकनीकी, ठीक? शिल्प एवं तकनीकी देखे थे, ठीक? उसके बाद समाज देख लिए थे, सामाजिक परिवर्तन। कल की जो क्लास थी, इससे पहले की क्लास थी, उस क्लास में हमने क्या किया था? पूरा पाषाण काल से और सभ्यता तक, है ना? हड़प्पा सभ्यता क्या कर लिए थे? तुलना कर लिया था। तुलना करके हमने देख लिया था। वर्तमान में तुलना कर लिया था, है ना? वर्तमान से तुलना कर लिया गया था। जैसे वर्तमान से तुलना कर लिया गया था, है ना? कि वर्तमान में कैसे समाज है ना? और तब कैसे समाज थे, ठीक? और हमने देखा था, क्या देखा था? सांस्कृतिक परिवर्तन देखे थे, ठीक? हम लोगों ने सांस्कृतिक परिवर्तन देखे थे। सांस्कृतिक परिवर्तन में क्या देखे थे? सांस्कृतिक परिवर्तन में देखे थे कि धर्मनिरपेक्ष है ना? लास्ट लेक्चर जो था ये ही था, सांस्कृतिक परिवर्तन, है ना? सांस्कृतिक परिवर्तन में हमने देखा था कि महिलाओं का सांस्कृतिक परिवर्तन में धर्मनिरपेक्ष था। महिलाओं के हाथ में धर्म आ गया था, है ना? धर्म किसके हाथों में आ जाएगा? महिलाओं के हाथ में आ जाएगा, ठीक? तो ये हमने देखे थे लास्ट पर लेक्चर में, जैसे ये देखे थे, है ना? कि धर्मनिरपेक्ष पूजा हो रही है ना? विभिन्न देवताओं की पूजा हो रही है। बहुदेववादी थे, मूर्ति प्रचलन था, लेकिन मंदिर के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, है ना? और क्यों नहीं मिलते हैं हमने पहले वाली वीडियो में बताया है ना? फिर धर्म के क्षेत्र में महिलाओं का अधिकार आ गया था। महिलाओं का ही वर्चस्व था या प्रधानता थी, है ना? जीववाद हमने देख लिया था, जबकि कर्मकांडों में देखा था। और जो दार्शनिक पक्ष था, जो चिंतन पक्ष था, उसमें लिटरेचर साहित्य मतलब लिपि नहीं पढ़ी जा चुकी है, इसीलिए नहीं हम लोग जानते, ठीक? तो आज क्या हम लोग पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे कला, है ना? और कला के रूप में कला हमने कई भागों में बांट लिया है। कला हमने मुद्रा निर्माण, मूर्ति कला, मानक निर्माण, मुद्रा निर्माण, है ना? मुद्रा, ठीक? दो मुद्रा आ गया, है ना? ठीक? तो हम क्या पढ़ेंगे? मुद्रा निर्माण, मूर्ति कला, मानक कला, है ना? तो मूर्ति कला हमने आपको बताया है कैसे बनता था। मूर्ति कला कैसे बनता था? तो आप कहेंगे टेराकोटा से, है ना?
टेराकोटा। टेराकोटा विधि जो है ना, टेराकोटा जो विधि है, विधि हमने आपको बता चुके हैं, है ना, कि विधि क्या थी टेराकोटा की। ठीक, आते हैं मुद्रा निर्माण। मुद्रा निर्माण में क्या था कि अब तक जो मुद्रा, मतलब मुद्रा उस समय प्रचलन में ऐसे था, कहीं प्रवेश करना हुआ, है ना, क्या करना हुआ, जैसे जो ऊपरी गढ़ी थी, तो निचली गढ़ी के जो समान लोग थे, ऊपरी गढ़ी में प्रवेश करने के लिए उन्हें एक सील के मोहर, है ना, या सील या मोहर दिखाने पड़ते थे, तो इन्हें प्रवेश मिलता था, है ना। तो इन्हें प्रवेश मिलता था तब जब इन्हें दिखाना होता है। और इसका महत्व सबसे ज्यादा, अगर मुद्रा हमें देखने को मिली है, जो हमें सील देखने को मिला है ना, सील कई आकारों में होते थे। ठीक, देख लीजिए यहाँ पे कई आकारों में है, आयताकार भी होते थे, कैसे होते थे, आयताकार, आयताकार भी होते थे, और कैसे होते थे, वर्गाकार भी होते थे, है ना। आयताकार, वर्गाकार सील होते थे। ठीक, और इन सीलों को उपयोग कैसे किया जाता था, इन सीलों का उपयोग इसलिए किया जाता था कि जैसे निचली गढ़ी है, निचली गढ़ी वाले जब ऊपरी गढ़ी में प्रवेश करते हैं तब इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, मतलब कि ऐसे जगह उपयोग किया जाता था कि जो मतलब कि जो अच्छी चीजें हो, और जो केवल ऊपरी गढ़ी वालों के लिए हो, है ना, ऊपरी गढ़ी वालों के लिए हो, है ना, इसके लिए प्रयोग में किया जाता था। फसल के रूप में, मतलब कि मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था। मुद्रा के रूप में कैसा था, आप कहते विनियमन प्रणाली था यहाँ पे, तो विनियमन प्रणाली तो था, है ना, लेकिन यहाँ पे मुद्रा भी प्रचलन में था, मुद्रा प्रचलन में था। अच्छा, मुद्रा का उपयोग क्यों हुआ, है ना, मुद्रा का उपयोग क्यों हुआ, आप सोचिए, एक बार सोचिए मुद्रा का उपयोग क्यों हुआ। मुद्रा का उपयोग ऐसे हुआ कि आपके पास अनाज है ना, क्या है, अनाज है आपके पास। अगर एक किसान के पास अनाज है ना, अब वो किसान क्या करेगा, वो सोच रहा है कि मैं अपना अनाज, जो मंडी है ना, इस समय जो मंडी है, वो सोच रहा है मैं अनाज ले जाऊं और इसको बेच दूं, और यहाँ पे रखा हुआ है सामान, है ना, जो अदर व्यापारी लोग सामान लेके आए हैं, तो उसमें से इसको पसंद नहीं आता है, और ये सारी चीजें उसके घर पे रखा होता है, लेकिन इसका सामान इन लोग के पास नहीं रहता। तो जब इनके पास नहीं रहता है, ये व्यापारी है ना, व्यापारी है, और ये कौन है, किसान है, ये कौन है, किसान है, ये व्यापारी है। तो जब व्यापारी वर्ग के पास अनाज की कमी होती है और किसान की जरूरत की चीजें नहीं है यहाँ पे, तो व्यापारिक वर्ग इन्हें बोलता है कि आप एक काम कीजिए कि आप ये मानक रखिए, है ना, ये मुद्रा रखिए, जिसे मानक के रूप में, संकेत के रूप में, है ना, तो संकेत के रूप में ये मुद्रा देता है कि आप ये जो मुद्रा मुझे वापस करेंगे, मतलब ये मानक जो मुझे वापस करेंगे, तो मैं आपको इसके बदले जो आप कहेंगे मैं वो दे दूंगा, है ना। तो ये मुद्रा का प्रचलन यहां से शुरू हुआ, है ना, समझ में आया ये चीज। ठीक, मुद्रा का प्रचलन यहां से शुरू हुआ। तो ऐसे मुद्रा बने थे, ऐसे मुद्राओं पे क्या था कि सबसे इंपॉर्टेंट बैल, है ना, बिरसप, जो बिरसप है, बिरसप के चित्र अंकित थे, और ये मुद्रा सबसे ज्यादा मिली। मैं जानना चाह रहा हूं बिरसप के ही चित्र क्यों अंकित थे, बिरसप के ही चित्र क्यों अंकित थे। बिरसप का मतलब होता है बैल या सांड, है ना, बिरसप का मतलब बैल या सांड। तो बैल और सांड के ही चित्र क्यों अंकित थे, अदर जानवर क्यों नहीं अंकित थे, क्योंकि ये प्रचलन किसके हाथों में था, ये प्रचलन था किसान के हाथों में, और किसान का जो संकेतिक होता है वो क्या होता है, बैल ही तो होता है। किसान का संकेत क्या होता है, बैल होता है। तो इसका मतलब मोहर में जो सील मिलेगा, है ना, तो उसमें किसका अंकन होगा, उसमें कुबड़ वाले बैल का अंकित होगा, सबसे मतलब कि अंकित तो वही होगा ना, ज्यादा जो किसानों का होगा, सबसे ज्यादा अंकित कुबड़ वाले बैल का होगा, जो संकेत करेगा कि ये किसानों का है।
यही तो होगा। तो वही है कि लगभग 2000 सील मिले हैं मोहनजोदाड़ो में। कितने मिले हैं? 2000 सील मिले हैं। और कुबड़ रहित मोहरों में सबसे अधिक उपयोग किया गया है ना। कुबड़ वाले बैल हैं, सांड है, उनका जो मोहर सील जो मिला है उस पे उसका निशान ज्यादा मिला हुआ है। जैसे देखिए ये रहा, है ना, देखिए ये है, इसकी जो ये मोहर है ये सबसे अधिक मिला है। इसमें कुबड़ है, ये बैल है ना, वृषभ है। तो ये किसको संकेत कर रहा है? ये संकेत कर रहा है किसान को, है ना। किसको कर रहा है? किसान। अब समझ में आया कि सबसे ज्यादा मोहर, कुबड़ वाले मोहर क्यों मिले हैं और किसको संकेत करते थे? ये करते थे किसान को। और किसान की जरूरत क्यों पड़ी ऐसे मोहर की? क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अनाज लेके आते थे, इनको जरूरत चीजें यहाँ नहीं मिलती थी, व्यापारियों द्वारा संकेत के रूप में, क्या संकेत के रूप में, है ना, संकेत के रूप में क्या दिया जाता था इन्हें? मुद्रा मोहर दिया जाता था। और जब संकेत के रूप में इन्हें मोहर दिया जाता था तो उसी को जब मोहर दिया जाता था तो ये मोहर ले जाके किसी को भी देते थे या तो उसी व्यापारी को देते थे। तो व्यापारी कुछ समय बाद इन्हें क्या देता था? दूसरा कुछ सामान दे देता था, है ना। तो जब दूसरा सामान मिलता था तो इसे क्या कहा गया? इसे मुद्रा कहा गया, है ना। यही तो मुद्रा है। आज आप क्या करते हैं? बैंक में जाते हैं, है ना, बैंक में जाते हैं आपको चेक मिल जाता है, बैंक में जाते हैं आप नोट मिल जाता है। और जब नोट किसी व्यापारी के पास, किसी दुकान के पास जाते हैं तो उसके बदले आपको सामान मिल जाता है। अब वो नोट ले जाके बड़े दुकानदार को दिया जाता है और बड़े दुकानदार और उससे बड़े और लास्ट में किसके पास पहुंच जाता है वो नोट? आरबीआई के पास, है ना, आरबीआई के पास पहुंच जाता है। तो वैसे ही शुरू हुआ यहाँ पे मुद्रा प्रणाली, ठीक है। तो विनिमय प्रथा तो था ही, और विनिमय प्रथा था जब जरूरत उसकी नहीं होती थी, मतलब कि उस सामान नहीं इन व्यापारियों के पास होता था तो वो क्या करते थे? सील का उपयोग करते थे। और जब सील का उपयोग करते थे तो अब इनके लिए मतलब विनिमय प्रथाएं और थोड़ा सरल हो गई, है ना, और मुद्रा जो है इनके प्रचलन में आया, ठीक है। ये मुद्राएं कहाँ देखने को मिलती है? मोहनजोदाड़ो में ही क्यों देखने को मिलती है सबसे ज्यादा? मोहनजोदाड़ो में ही क्यों? मोहनजोदाड़ो में इसलिए क्योंकि मोहनजोदाड़ो आप देखेंगे सबसे डेवलप शहर था। डेवलप की मात्रा में देखा जाए तो सबसे ज्यादा डेवलप कहाँ था? मोहनजोदाड़ो में। और जब मोहनजोदाड़ो में सबसे ज्यादा डेवलप था तो आप एक बार सोचिए, है ना, आप एक बार सोचिए कि किसान सबसे ज्यादा कहाँ जाएंगे? ऐसी मंडी में जाएंगे जहां पे सबसे ज्यादा डेवलप हो, सबसे अच्छा रेट मिले, है ना। ऐसे शहर में जाएंगे जहां पे ढेर सारी वैरायटी चीजें आए। और जब ढेर सारी वैरायटी चीजें आती हैं तो वो आता है मोहनजोदाड़ो में। मोहनजोदाड़ो में ही इसीलिए देखने को मिलता है कि ढेर सारे मोहर, क्योंकि वहां से दूर दूर के किसान आते थे, ठीक। पशु पे अंकित पशुपति की मूर्तियां आपको मालूम है किसकी? पशुपति कहाँ पे मिला है? हड़प्पा अरे मोहनजोदाड़ो में मिला है पशुपति की मूर्ति। ये रही पशुपति की मूर्ति, है ना, ये पशुपति की मोहर है, मूर्ति नहीं है भाई, ठीक। ये देखिए पशुपति की मोहर। तो आप बताइए पशुपति के मोहर पे क्या क्या अंकित किया गया है कौन कौन जानवर है? आप देखेंगे ये गैंडा है, ये वृषभ है, ठीक, ये 2 बकरियां हैं, ठीक, ये क्या है? ये आपका बाघ है और ये आपका हाथी, ठीक। 5 जानवर अंकित किए गए हैं, टोटल 6 जानवर हैं, है ना। तो
पशु की आकृति एवं लिपि उत्कृष्ट कालीबंगा। आप देखेंगे कालीबंगा में कालीबंगा में आप देखेंगे तो कालीबंगा में देखेंगे सबसे बड़ा क्या मिला हुआ है। कालीबंगा में ऐसे मिले हैं जिसपे लिपि जो है अंकित की गई है, पशु की आकृति बनी हुई है ना। जैसे ये देखिए ये कालीबंगा ये सीन है ना, ये कालीबंगा का सीन है। ठीक, इसमें देख रहे हैं कि 2 से बाघ हैं और बगल में एक महिला है कि पुरुष है मालूम नहीं चल रहा है। तो ये क्या कर रहा है, इसका गला पकड़ा हुआ बीच में खड़ा हुआ है, इसके ऊपर लिपि लिखी गई है ना। देखिए दिख रहा साफ साफ। ठीक, फिर सिलखड़ी क्या है, सेलखड़ी क्या है बताइए। सेलखड़ी क्या होता है, चिकनी मिट्टी आप जानते हैं, चिकनी मिट्टी का एक रूप होता है सेलखड़ी, है ना। तो सेलखड़ी क्या मतलब कि चिकनी मिट्टी आप जब गांव में अगर देखेंगे तो तालाबों किनारे आपको चिकनी मिट्टी देखने को मिल जाती है। और उस चिकनी मिट्टी को गीला कर लीजिए हल्का सा। जब दीपावली के समय जब आप घर बनाते हैं, घर होना जिससे बोलते हैं, जो आप घर बनाते हैं तो उसमें चिकनी मिट्टी का उपयोग करते हैं। जो लिपैया होती है गाँव में घरों में, है ना, तो वो लिपैया होती है किससे, चिकनी मिट्टी से, है ना। तो चिकनी मिट्टी को जब आप थोड़ा भिगो देंगे तो वो चिपचिपी हो जाती है ना। और चिपचिपी हो जाती है, एकदम नहीं भिगोने का, थोड़ा सा भिगोएंगे आप, चिपचिपी हो जाएगी। और जब चिपचिपी हो जाएगी क्या हो जाएगा, जब चिपचिपी हो जाएगी तो उस पर आप कोई भी निशान छाप सकते हैं। चिकनी मिट्टी का प्रयोग कुम्हार भी करते हैं, घड़ा बनाने के लिए, सुराही बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए, है ना। तो चीनी मिट्टी का प्रयोग वो भी करते हैं। तो इसी मिट्टी का प्रयोग क्या किया जाता था, मोहर बनाने के लिए किया जाता था। चीनी मिट्टी को ऐसे आकार में काट लिया जाता था और उसके बाद इसके ऊपर प्रेस कर दिया जाता था, है ना। प्रेस करके उसके बाद जानवर को अंकित कर दिया जाता था और क्या बना दिया जाता था, इसको मोहर बना दिया जाता था, है ना, मोहर। ठीक, तो मोहर जब बना दिया जाता था तो इस मोहर का प्रयोग किस लिए किया जाता था, इस मोहर का प्रयोग इसीलिए किया जाता था क्योंकि व्यापारियों के रूप में, है ना, से वर्गाकार और आयताकार जो है मिट्टी मिली हुई है। इसमें और बनी है टेराकोटा की विधि से भी बनी हुई है। ठीक है, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर, है ना। कहाँ से प्राप्त है भाई, पशुपति का मोहर कहाँ से प्राप्त है, वो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त है। ठीक है, यूनिकॉर्न, ये देख लीजिए यूनिकॉर्न, ये मोहर रहा यूनिकॉर्न का, है ना। तो यूनिकॉर्न जो है इनके पवित्र जानवर है। कैसा जानवर है, पवित्र जानवर, है ना। तो यूनिकॉर्न जो है पवित्र जानवर, इसके सींग है। ठीक, एक सींग केवल, माथे पे एक सींग है। ठीक, हम लोग आगे बढ़ते हैं, मूर्ति कला में देख लेते हैं। ये ढेर सारी मूर्तियां हैं, है ना। मूर्तियों में देख लेते हैं। आग में पकी मिट्टी, जिस टेराकोटा विधि है ना, की बनी मूर्तियां, ठीक, मिली है, जिसमें कुत्ते की, भेड़ की, पक्षी की, बैल गाय की, ठीक, बैल की, बंदर की आदि मूर्तियां प्राप्त है। अब ये दे देगा आपको, है ना। क्या बंदर की मूर्तियां प्राप्त हैं, आज से क्वेश्चन किया जाएगा क्या बंदर की मूर्तियां प्राप्त हैं सिंध सभ्यता में, तो बिल्कुल प्राप्त है ना। क्या पक्षी की मूर्ति प्राप्त है, पक्षी की मूर्ति प्राप्त है, तो बिल्कुल प्राप्त है ना। तो बंदर की हो गई, पक्षी की हो गई, तो ये सारी मूर्तियां प्राप्त हैं। ठीक है, कांच से निर्मित, है ना, नर्तकी की मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति कांच से निर्मित है ना। तो कांच की निर्मित नर्तकी की मूर्ति, अगर यही शब्द आप देखेंगे, है ना, कहां से मिला है, मोहनजोदाड़ो से मिला है। यही शब्द आप देखेंगे तो यूपीएससी 2025 में ये क्वेश्चन आया हुआ, यूपीएससी 2025 में यही क्वेश्चन आया हुआ है। क्या कांच से, मतलब जो नर्तकी की मूर्ति मिली हुई है ये किस धातु से निर्मित है ना। जो नर्तकी की मूर्ति मिली है ये किस धातु से निर्मित है, तो ये कौन सी धातु है, कांच की है।
तो कांस से निर्मित नर्तकी की मूर्ति है ना, ये कहां से मिली है भाई? ये मिला है मोहनजोदाड़ो से। मोहनजोदाड़ो से ही कुछ ढेर सारे सामान मिल रहे हैं, क्योंकि ये सबसे डेवलप शहर था, है ना। उसके बाद पुरोहित की मूर्ति। पुरोहित कौन है भाई? पुरोहित की मूर्ति कहां से मिली है? मोहनजोदाड़ो से मिली है। पुरोहित, ये है पुरोहित की मूर्ति, देख लीजिए, ये है पुरोहित। देखिए दाढ़ी वाड़ी कैसे सेट है अच्छे से, वर्तमान के समय की तरह, है ना। देखिए ये पैटर्न देखिए दाढ़ी का, ये जो कॉटन पहने हैं उस पर डिजाइन देखिए कितने अच्छे डिजाइन हो रखे हैं, कपड़े जो पहने हैं, है ना। आपको देखने में क्या लगता है, क्या ये जो फैशन है दाढ़ी रखने का आज से शुरू हुआ है? मुझे देखिए मैं दाढ़ी रखा हूं, ऐसे पैटर्न क्या ऐसे ही नहीं है सेम? ऐसे ही तो सेम है। क्या ये जो मैं रखा हूं आज दाढ़ी जो मेरे चेहरे पे दिखाई पड़ रही है आपको, क्या ये आज से डेवलप हुई है? बिल्कुल नहीं। ये कहाँ देखने को मिल गया मुझे? हड़प्पा सभ्यता में, है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। हड़प्पा सभ्यता में मतलब 4500 वर्ष पूर्व, 4500 वर्ष पहले की कहानी ये है दाढ़ी रखने की। तो ये बताइए, केवल आप देखेंगे महिलाएं सिर्फ गहना मतलब कि आभूषण पहनती हैं, ये अभी डेवलप हुआ नहीं। ये सब डेवलप कहाँ पे हुआ? ये हड़प्पा सभ्यता में ही देखने को मिल जाता है। देखिए जैसे वो दाढ़ी पैटर्न है वैसे मेरी भी दाढ़ी का पैटर्न है ना। तो ये सभ्यता हमें कहाँ देखने को मिल जाती है? ये कल्चर हमें कहाँ देखने को मिल जाती है? ये कल्चर हमें देखने को मिल जाती है हड़प्पा सभ्यता में। ठीक, तो दाढ़ी वाले साधु की मूर्ति कहाँ देखने को मिलती है? हड़प्पा सभ्यता में। पुरुषों से अधिक महिलाओं की क्या मिली है? मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। पुरुषों से अधिक महिलाओं की क्यों मूर्तियां प्राप्त हुई हैं? पुरुषों से अधिक क्यों? क्योंकि महिलाओं के पास क्या था? महिलाओं के पास क्या था आखिर? महिलाओं के हाथ में था, आपको देखेंगे धर्म। धर्म किसके हाथों में था? महिलाओं के हाथों में था, है ना। और जब महिलाओं के हाथों में था तो आज जानते हैं कोई भी चित्र बनेगा तो कोई भी मूर्ति बनेगी तो ज्यादातर संभावनाएं होंगी वो महिला की होगी। कोई भी मूर्ति बनेगी तो क्या संभावनाएं होगी? महिला की होगी। और जब संभावनाएं महिला की होगी, मूर्ति जो है वो महिला की ही बनेगी, है ना। तो सबसे अधिक मूर्तियां किसको देखने को मिलेगी? महिला को ही देखने को मिलेगी। बनाएगा कौन? महिला ही बनाएगी। तो ये कहीं ना कहीं धर्म से लिंक था मूर्तियां। जैसे आप देखेंगे ये मूर्ति, ये जानवर की है, ये सारी मूर्तियां आपको क्या देखने को मिल रहा है? ये सब केवल महिलाएं की हैं। ये आभूषण पहने महिला ही है भाई, कोई और नहीं है, केवल महिला। ये महिला, ये महिला, ये महिला, ये महिला, आप देख रहे हैं किसकी मूर्तियां? सब महिलाओं की तो है। तो महिलाओं की मूर्तियां किस लिए हैं? आप देखेंगे महिलाओं की मूर्तियां इसलिए हैं क्योंकि ये धर्म से संबंधित थी और धर्म की प्रधानता किसके पास थी? महिलाओं के पास थी। और मूर्तियों का जब प्रचलन शुरू हो गया है, जब मूर्तियां मिलने शुरू हो गई हैं, तो जाहिर सी बात है कोई भी मूर्ति मिलेगी तो धर्म से रिलेटेड मिलेगी। और धर्म से रिलेटेड रहेगी तो जिसके हाथ में धर्म रहेगा तो उन्हीं की मूर्तियां ज्यादा बनेगी ना। तो इसीलिए महिलाओं की मूर्तियां ज्यादा मिली, पुरुषों बेचारों की मूर्तियां कम मिली है ना। ये दाढ़ी वाले बाबा मिले हैं, पशुपति की मोहर पे देखने को मिला है। ठीक, ये देखने को मिला है। ठीक, तो यही कारण रहा है कि पुरुषों से अधिक महिलाओं की मूर्तियां मिली है ना। फिर आ जाते हैं मानव निर्माण पे। किस पे आते हैं? मानव निर्माण। मानव निर्माण है ना। मानव निर्माण क्या होता है भाई?
वर्तमान में जो पैटर्न है ना, वर्तमान में जो पैटर्न है उसी के अनुसार पहले भी होता था। जैसे आप देखेंगे ये पैटर्न पे चलते थे भाई, तौल में, है ना। तौल में कैसे पैटर्न आधारित करते थे, जैसे 16 16 गुना 4 का पैटर्न उपयोग करते थे ना, 4 गुणे 4, है ना, 16 16 गुणे 4 64, है ना। ठीक, ऐसे प्रयोग करते थे पैटर्न में, ये वाला पैटर्न का उपयोग करते थे। ठीक, इस पैटर्न पे क्या करते थे, तौल बनाते थे। तौल मतलब ये तो बाट, है ना, बाट मतलब जिसपे आप जाते हैं ना कोई चीज खरीदने के लिए, तो तौलने के लिए जो बाट उपयोग होता था, तो ये बाट होता था, है ना, इस बाट का उपयोग करते थे। इतने इतने बाट होते थे उनके पास, है ना। हाथी दांत के पैमाने मिले हैं, ये कहाँ मिला है भाई, लोथल में, इससे पहले हम लोग देख चुके हैं। ऐसे डंडे बनाए गए थे जो नापने के लिए, है ना, देखिए यहाँ पे, है ना, ये देखिए ये बाट बनाए गए हैं तौल के लिए। ठीक, तो ऐसे डंडे मिले हैं, देखिए ये रखा हुआ, तो ऐसे डंडे मिले हैं जो तराजू की नुमा थे। ऐसे डंडे थे जो तराजू की नुमा थे और तराजू के लिए बनाए गए, है ना। तो इससे मुझे क्या मिलता है, ये बाट जो है ये किस लिए, ऐसे हाथों से नापने के लिए बनाए थे नहीं, ये तराजू के लिए बनाते थे, है ना। तो नापने और तौलने का जो साक्ष्य मिलता है वो हमें मिल जाता है हड़प्पा सभ्यता में कहीं ना कहीं, है ना। वो थे कांस के डंडे, है ना। किसका डंडा था, कांस का डंडा था, कांस का डंडा था। ठीक, किसका डंडा था, कांस का डंडा हमें मानक निर्माण में देखने को मिल जाता है ना। और यहाँ पे कैसी प्रणाली थी, विनियमन प्रणाली थी। ठीक है, इसको आप नोट करते रहिएगा। ठीक, तथ्यों के रूप में देखते हैं हड़प्पा सभ्यता में और कुछ बचा हुआ, आप देखेंगे हड़प्पा सभ्यता में कुछ नहीं बचा हुआ। आप देखेंगे हड़प्पा सभ्यता में कुछ नहीं बचा हुआ। ठीक, हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में अभी बात करते हैं। तो अभी जो तथ्य है वर्तमान, मतलब क्या तथ्य है, क्या आपको पढ़ना है और क्या आपको याद रखना है, आप नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता में, मतलब हड़प्पा शहर में आपको क्या मिला, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया, तो दयाराम साहनी ने किया है 1921 में। दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में हड़प्पा की खोज होती है ना। और ये कहां पे है, रवि नदी के बाएं तट पर। दाएं बाएं आप समझ पा रहे हैं, नदियां जब ऐसे आती हैं, मतलब निकलती हैं, जब नदियां ऐसे बहती हैं, है ना, ऐसे नदियां जिधर जा रही हैं उधर को अपने मुंह पे, मतलब इधर आप अपने मुंह कीजिए और दायां बायां आप देख लीजिए, तो बाएं तट पे थी, है ना, रवि नदी के बाएं तट पे थे, दाएं हाथ तट पे नहीं थी, है ना। तो ये कहीं ना कहीं इस वाले तट पे विद्यमान थी, है ना। तो हड़प्पा कहाँ, रवि नदी के बाएं तट पे। आप जब ऐसे खड़े होकर देखेंगे तो ये आपका बायां पड़ेगा, है ना, और नदी ऐसे ही जा रही है, नदी ऐसे ही तो जा रही है, तो नदी का ये क्या हो गया, बायां हो गया और ये दायां हो गया, ये बायां ये दायां। तो रवि नदी के बाएं तट पे, है ना, बाएं तट पे यहाँ पे 6 अन्ना भंडार मिले हैं, जो गेहूं के दानों की सबसे अधिक साक्ष्य यही देखने को मिले हैं। 6 ऐसे बड़े बड़े कोठरा मिले हैं, कोठरी नहीं कोठरा, जिसमें जहां अनाज रखा जाता था। इससे पहले हम लोग क्लास में देख चुके थे कोठरा किसे कहते हैं, ना। तो 6 सबसे बड़े बड़े क्या मिले हैं, कोठरा मिले हैं। इसको आप नोट करते रहिएगा, है ना। ठीक, 6 सबसे बड़े बड़े कोठरे मिले हैं जो गेहूं के थे। ठीक, गेहूं के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में गेहूं के साक्ष्य क्यों देखने को मिलते हैं, ये बड़े बड़े जो कोठरे बने थे गेहूं के क्यों बने थे,
क्योंकि आप जानते हैं कि इस वाले साइड में ही गेहूं उत्पादन होता था, फिर काठियावाड़ देखेंगे तो उसके दक्षिण में गेहूं उत्पादन होता था। तो दक्षिण में गेहूं का उत्पादन होता, तो ये लोग धान कहाँ से रख पाएंगे? अब इनको धान उतना मिलेगा कि जितना ये खा सके, है ना, रखने का तो नहीं मिलेगा। ठीक। नग्न पुरुष की लाल बलुआ पत्थर से निर्मित धड़ वाली मूर्ति है ना, आपको याद है, मैं दिखाता हूं। ये देखिए, लाल बलुआ पत्थर से बनी है, ये धड़ वाली मूर्ति है, मतलब इसका गला नहीं है, हाथ नहीं। ये मूर्ति कहां से मिली है? ये मूर्ति मिली है हड़प्पा से, हड़प्पा शहर से ये मूर्ति मिली है ना। तो बिना धड़ वाली मूर्ति कहां से मिली है भाई? वो मिला है हड़प्पा से। कहां से? हड़प्पा से। नग्न पुरुष की लाल बलुआ पत्थर से कैसे निर्मित है? मूर्ति कैसे निर्मित है? जैसे आपसे पूछ लिया गया कि नर्तकी की मूर्ति किससे बनी हुई है, तो कांस्य से बनी थी। तो वैसे जो नग्न पुरुष का जो मूर्ति मिला है ना, नग्न पुरुष की जो मूर्ति मिली है, जो धड़ उसके पास नहीं था, तो वो कैसे निर्मित थी? वो निर्मित थी लाल बलुआ पत्थर थे, है ना। ताबूत दफनाने के साक्ष्य मिले हैं यहीं पे, मैंने आपको पहले भी दिखाया था ताबूत दफनाने के साक्ष्य, आप देख सकते हैं। ये देखिए ताबूत की तरह दफनाया गया है, देख सकते हैं आप। तो ये साक्ष्य कहाँ मिले हमें देखने को? ये हमें देखने को मिले हैं हड़प्पा सभ्यता में। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता में ही क्यों देखने को मिले हैं ताबूत में दफनाने के? याद कीजिए, आप याद कीजिए, जब हम लोग नव पाषाण काल पढ़ रहे थे, मध्य पाषाण काल पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे दफनाने के ऐसे क्यों साक्ष्य मिले हैं ताबूत में? वहां पे मैं कारण बता चुका हूं आपको, दोबारा नहीं बताऊंगा। इससे पहले आप वीडियो जाके अगर नहीं देखे हैं तो वहां पे जाके जरूर देखिए, है ना। दफनाने की प्रथा शुरू हो जाती है इसी समय। कैसी प्रथा शुरू हो जाती है? दफनाने की 2 प्रकार की प्रथाएं यहाँ पे शुरू हो जाती है ना। ठीक। आयताकार मोहर पर स्त्री का गर्भ से निकलता हुआ पौधा आपको कहां देखने को मिला? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक ऐसा मोहर मिला है, ऐसा सील मिला है, मोहर है ना, एक ऐसा सील मिला है, ऐसा सील मिला है कि यहां से, ठीक है, स्त्री, एक महिला का चित्र बनाया गया है, और महिला के चित्र से, उसके गर्भ से किसको निकाला गया है? एक पौधे को निकाला गया है। किसको निकाला गया है? महिला के जो गर्भ है ना, गर्भ से एक पौधा निकाला गया है, उसका चित्र बनाया गया है एक मोहर पे। ऐसे मतलब आप समझिए, ये एक मोहर है, मोहर पे एक महिला का चित्र बनाया गया है, उस चित्र में एक महिला के गर्भ से एक पौधे को निकाल के दिखाया गया है। तो ये मालूम है मोहर क्या दर्शाता है? पृथ्वी को दर्शाता है। पृथ्वी की पूजा होती थी कि नहीं? इससे पहले हम लोग देख चुके हैं धर्म में कि पृथ्वी की पूजा होती थी। तो पृथ्वी की अंकित कैसे हमें मालूम चलता है कि कैसे पूजा होती थी? ऐसे पूजा। तो ये हमें देखने को कहाँ मिलता है? ये हमें हड़प्पा शहर में देखने को मिलता है। कहाँ पे? हड़प्पा शहर में, है ना, हड़प्पा शहर में देखने को मिलता है। तो आप इसको याद रखिएगा, है ना। ठीक, आप इसका नोट्स बनाते रहिए। अब हड़प्पा सभ्यता के बाद आते हैं मोहनजोदाड़ो पे। ठीक, मोहनजोदाड़ो पे आते हैं, तो इसकी खोज कौन किया है भाई? राखजा दास बनर्जी ने किया था, है ना। तो आरडी बनर्जी ने इसकी खोज की थी। कौन किया था? आरडी बनर्जी।
आप यही पढ़ेंगे आरडी बनर्जी द्वारा इसका खोज 1922 में किया गया था। कब किया गया था? 1922 में। कौन किया था? तो आरडी बनर्जी, है ना, आरडी बनर्जी द्वारा 1922 में खोज की गई थी। सबसे पहले खोज किसकी की गई? तो हड़प्पा शहर की, उसके बाद मोहनजोदाड़ो शहर की। ये कहां पे है? ये सिंधु नदी के, ठीक है, दाएं तट पे स्थित है। यानी ये सिंधु नदी आ रही है, सिंधु नदी के दायां तट मतलब ये वाला क्षेत्र, सिंधु नदी के दाएं तट पे, है ना। तो सिंधु नदी के दाएं तट पे ये स्थित है, ठीक है। यहाँ पे बृहद स्नानागार मिला है, बृहद। जय हिंद। हम लोग ने लास्ट लेक्चर का देखा था, आप देख सकते हैं लास्ट जो लेक्चर था ये सब तथ्य के बारे में, है ना। हमने लास्ट में क्या देख लिया था? हड़प्पा देख लिया था, क्या देख लिया था? हड़प्पा देख लिया था, है ना, और मोहनजोदाड़ो और लोथल देख लिया था, ठीक। हमने ये सारी चीजें देख ली थी, ठीक। और लोथल जैसे फिर से रिवीजन कर लेते हैं। इसकी खोज कौन किया था? पहला स्थान ये था दयाराम ने किया था, दयाराम साहनी। 1921 में रावी नदी के तट पे था, ये बाइक थी, है ना, रावी नदी के बाएं तट पे था, ठीक। फिर छह अन्नागार मिले थे, है ना, यानी अन्नागार मतलब गेहूं के भंडार मिले थे, है ना। और नग्न पुरुष का लाल बलुआ पत्थर से निर्मित मूर्ति जिसका धड़ नहीं था, है ना, धड़ वाली मूर्ति मिली थी, है ना। और ताबूत मिले थे, दफनाने के साक्ष्य मिले थे, ठीक। और क्या मिला था? दफनाने की प्रथाएं 2 प्रकार की थी। आयताकार के मोहर मिले थे, और स्त्रियों आयताकार के मोहर पर स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया था, जो हम लोग कहते थे पृथ्वी की मूर्ति, है ना। क्या था? पृथ्वी की मूर्ति थी, है ना। ये हम देख चुके थे। फिर हम देखे थे हड़प्पा मोहनजोदाड़ो में हमने देखा था आरडी बनर्जी इसकी खोज की थी 1922 में। सिंधु नदी के दाएं तट पे था, है ना, सिंधु नदी के दाएं तट पे था बृहद स्नानागार, विशाल अन्नागार, मतलब वही कोठरा, है ना, कोठरा या कोठरे, है ना, कोठरे, अन्नागार, कोठरे। नर्तकी कांस्य की मूर्ति, जो कि यूपीएससी 2025 में पूछा है, यूपीएससी 2025 में पूछा है। और सीढ़ी पर ढेर सारे ऐसे कंकाल मिले थे, जैसे कोई किसी कारणवश अचानक ये लोग मर गए, है ना। कोई कब्रिस्तान नहीं मिला यहाँ पे। कांस्य का दर्पण मिला है, दर्पण आप जानते हैं शीशा को बोलते हैं, है ना। कांस्य के दर्पण मिले हैं। एक मुद्रा पर पद्मासन की मुद्रा में विराजमान एक योगी को दर्शाया गया है, जिसे हम कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं, कौन सी मुद्रा है? जिसे क्या बोलते हैं भाई? पशुपति, है ना। क्या बोलते हैं? पशुपति की मुद्रा, पशुपति की मुद्रा बोलते हैं ना। यही हम लोग देख चुके थे, ठीक। हम लोग ने लोथल भी देख लिया था, एस के राव द्वारा 1957 में अहमदाबाद में इसको देखा था। इसकी स्थापना हुई थी। कृत्रिम गोदीवाड़ा था। कृत्रिम गोदीवाड़ा मतलब दुनिया का पहला जॉइंट बंदरगाह यहाँ पे देखने को मिलता है। दोहरे दफन के साक्ष्य मिले हैं, मतलब पुरुष और महिला एक ही कब्र में दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, हमने पहले भी देख चुका है ना। फिर चावल के साक्ष्य मिले हैं, चावल के साक्ष्य यहाँ पे चावल क्यों मिलते हैं उसका कारण बता चुका हूँ, ठीक है। तो ढेर सारी तमाम चीजें मिलती हैं। जैसे नाव पे टेराकोटा मॉडल, कपास का व्यापार, है व्यापार, क्यों व्यापार पहले बता चुके हैं। वो बलि बोधी जो कि एक चिकित्सा है, चिकित्सा का जो दुकानें हैं यहाँ पे देखने को मिली है ना। मार्के बनाने के कारखाने देखने को मिले हैं, बड़े पैमाने पर नाव बनाने के चीजें यहाँ पे देखने को मिली है ना। ये हम लोग देख चुके थे। हाथी के दांत के पैमाने भी यहीं पे मिलते हैं बनाने। धौलावीरा में क्या था? धौलावीरा में कुछ नहीं था। धौलावीरा में आर.एस. बिष्ट द्वारा 1967 में इसकी खोज की गई। ये कच्छ के रण में है। उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था के लिए जाना जाता है ना। और 10 चिन्ह वाले एक विशाल शिलालेख यहाँ से प्राप्त हुआ, ठीक। कालीबंगा में क्या है? कालीबंगा की खोज किया बीबी लाल थापड़ ने, ठीक। कौन खोज किया है? बीबी लाल थापड़ ने। यहाँ पे कच्ची ईंटों से बने भवन मिले हैं, है ना, ठीक। कच्ची ईंटों से बने भवन मिले हैं। यहाँ जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं और काले रंग की चूड़ियों के साक्ष्य यहाँ देखने को मिले हैं। भूकंप आने के साक्ष्य यहाँ देखने को मिलते हैं। और प्रायः सभी घर में कुएं थे, है ना। कुएं कंसेप्ट बता चुका हूँ। कुएं कंसेप्ट ये था कि ये पानी जो होता था वो नदियों द्वारा आता था और एक गड्ढा खड़ा रहता था। गड्ढे का प्रबंधन मतलब पानी का जो था वो पाइप द्वारा, है ना, पाइप द्वारा के नालियों द्वारा वो इस गड्ढे में आता था, जिसे हम लोग कुआं कहते हैं, है ना। यहाँ पर ये व्यवस्था थी, ठीक। बनावली में था क्या था? कुछ नहीं था। ये पक्की मिट्टी के बने हुए एक हल मिला, इसीलिए फेमस है, ठीक। बनावली। रोपड़ में क्या है? सतलज नदी किनारे है। मानव के साथ पालतू कुत्ते दफनाने जाने के साक्ष्य मिले। मैं ये क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूँ ना, ये क्वेश्चन मैं करना चाहता हूँ। पूरा पाषाण काल में, है ना, पूरा पाषाण काल में किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, है ना। तो ये आप कमेंट करके बताइएगा, है ना। आप वीडियो को रोक लीजिए, यहीं पे कमेंट कीजिए, उसके बाद
फिर आगे बढ़िए, है ना, कमेंट में बताइए। ये मिले हैं बुर्जोम में, कहाँ मिला? बुर्जोम। बुर्जोम कहाँ पे है भाई? बुर्जोम आपका कश्मीर में है, ठीक। तो बुर्जोम में हमें दो चीज देखने को मिले हैं, एक कुत्ते के मानव साथ कुत्ते दबनाने के साक्ष्य मिले हैं, और दूसरा क्या था बुर्जोम में? बुर्जोम में ये देखने को मिला था कि यहाँ पे गांठ आवाज देखने को मिला था ना, गाड़ी गड्ढे खन के लोग रहते थे, है ना, गड्ढा खन के, और ये लोग उसी में रहते थे, ठीक। हमारा हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गया है, हड़प्पा सभ्यता अभी खत्म हो चुका है, ठीक। हम लोग हड़प्पा सभ्यता खत्म हो चुका है, एक मिनट, है ना। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में हम लोग देख लेते हैं, है ना। हड़प्पा सभ्यता खत्म हुआ, पतन के बारे में हम लोग देखते हैं। पतन में क्या था? पतन में क्या था? हड़प्पा सभ्यता के पतन को लेकर अभी तक मतभेद है ना, विद्वानों में क्या अभी तक मतभेद ही है हड़प्पा सभ्यता के पतन को लेकर। प्राकृतिक कारण में हम लोग देखते हैं, प्राकृतिक कारण में सबसे पहले जलवायु परिवर्तन था, इसको लास्ट में लेंगे, जलवायु परिवर्तन, है ना, जलवायु परिवर्तन अंत में लेंगे, है ना। प्राकृतिक कारण में और देखेंगे सरस्वती नदी का सूखना। सरस्वती नदी एक शहर के किनारे से बह रही होगी, तो वो सूख गई होगी, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं सारे शहर के पतन हो जाएंगे, सारे शहर के नहीं। आप देखेंगे कि सिंधु नदी किनारे स्थित है आपका मोहनजोदड़ो, ठीक। तो जब देखेंगे अलग अलग नदियों किनारे जब शहर बसे हुए हैं, तो इसका मतलब ये है खाली केवल सरस्वती नदी सूखने से ये सभ्यता विलुप्त नहीं हो सकती, ठीक। तो इसको हम खारिज करते हैं, है ना। भूकंप और नदियों में परिवर्तन कारण, नदियों में परिवर्तन, भूकंप कारण, भूकंप आएगा तो क्या एक बार पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी? भूकंप आया सभ्यता खत्म, तभी भूकंप आते थे, भूकंप नहीं आते हैं, अभी तो भूकंप आते हैं, है ना। तो भूकंप इसका कोई कारण नहीं है। नदियों का परिवर्तन जो है, नदियों का परिवर्तन मतलब ये है कि नदियां जो अपना मार्ग बदलती रहती हैं, ये ज्यादातर गंगा मतलब ये नदियां सदा नीरा, है ना, सदा नीरा नदियां, ठीक, ये बदलती रहती हैं। आप देखेंगे कि ये मैदानी क्षेत्रों में बदलती है ना, मैदानी क्षेत्रों में ये नदियां अपना मार्ग बदलती रहती हैं मेंडर के तहत, है ना। तो एक बात बताइए कि ये नदियां जब मेंढर के तहत अपना मार्ग बदलेंगी, पहले यहाँ पे बह रही होगी, फिर यहाँ पे बहेगी, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि ये पूरी सभ्यता विलुप्त हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, सभ्यता विलुप्त नहीं होगी, ठीक। आर्थिक कारण के रूप में देखते हैं व्यापार पर गिरावट। व्यापार पर गिरावट का मतलब ये थोड़ी नहीं है कि कोई सभ्यता ही खत्म हो जाए, है ना। जैसे आप लोग देखिए, व्यापार में गिरावट कारण कोई सभ्यता खत्म हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं खत्म हो सकती, है ना। ये व्यापार मेसोपोटामिया से करते थे, है ना, मेसोपोटामिया हो गया, ठीक, मिस्र हो गया, है ना। यहाँ की सभ्यताओं से ये लोग क्या करते थे? व्यापार करते थे। और व्यापार ये तो है नहीं, व्यापार में क्या करते थे? व्यापार क्या करते थे? आपने देखा कि टीना मंगाते थे, सोना मंगाते थे, चांदी मंगाते थे, है ना। तो ये सारी धातुएं मंगाते थे। ये धातु खाने वाली थोड़ी नहीं है, ये तो आभूषण वाली धातु है। तो इसका मतलब यह है कि व्यापार में गिरावट के कारण इनकी सभ्यता पतन नहीं हो सकती, क्योंकि इनके पास क्या है? इनके पास अनाज उगाने की क्षमता है, ये किसान भी है ना। ये तो पूरा देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता है ना। क्या है हड़प्पा सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता है। तो केवल हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता है ना, मोहनजोदाड़ो शहरी सभ्यता है ना, नहीं उसके आगे पड़ोस में गांव नहीं होंगे क्या? बिल्कुल गांव होंगे। शहरी सभ्यता इसलिए कहा जा रहा है कि ये डेवलप थे, है ना, हर चीज में डेवलप थे, इसीलिए शहरी सभ्यता कहा जा रहा है। लेकिन आप देखिए कहीं ना कहीं गांव क्षेत्र में तो नहीं डेवलप थे। तो इसका मतलब यह है कि व्यापार में गिरावट आने के कारण ये सभ्यता, ऐसा नहीं है कि ये पतन हो जाए, इसका ऐसा कोई कारण नहीं रहा, ठीक है। कृषि संकट मतलब जलवायु परिवर्तन संबंधित, है ना। तो कृषि संकट से भी कोई समस्या नहीं है ना। सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक और राजनीतिक कारण में देख लेते हैं। सामाजिक कारण में, सामाजिक और प्रशासनिक कारण में आप देखेंगे प्रशासनिक व्यवस्था का विघटन होना। प्रशासनिक व्यवस्था का विघटन होगा तो ये सभ्यता पतन तो नहीं हो सकती, जाहिर सी बात है। वर्तमान समय में हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो प्रशासनिक है वो एक पार्टी चलाती है, तो हर साल पार्टियां बदलती रहती हैं, है ना। तो हर साल जब पार्टियां बदलती रहती है तो इसका मतलब थोड़ी हमारा सभ्यता खत्म हो जा रहा है, बिल्कुल खत्म नहीं हो जा रहा है। और जब पार्टियां बदलती है तो हम देखते हैं कि नई नई उम्मीदें लेके आती है ना। तो प्रशासनिक व्यवस्था विघटन होने से ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इनका पतन नहीं होगा। आर्यों के आगमन से, है ना, आर्यों के आगमन से बोला गया कि आर्यों के इनके बीच में युद्ध हुआ तो इनका पराजय हुआ, है ना। तो आप देखेंगे ये विभाजित है। और आर्यों का आगमन जो होता है मैं बता दूं आपको, ये 1500 बीसी में होता है ना। कब होता है? 1500 बीसी में होता है। और जो सिंध सभ्यता है, सिंध सभ्यता का जो पतन होता है वो होता है आपका 1900 में, 1900 बीसी में। इसका मतलब ये है कि आर्यों के आने से पहले हमारी सभ्यता पतन हो चुकी थी, सभ्यता की, है ना। तो 1900 बीसी से फिर जो हमारा स्टार्ट होता है 1500 बीसी तक जो चलता है, ये उत्तर है ना, उत्तर हड़प्पा संस्कृति है, हड़प्पा संस्कृति है ना। क्या है? हड़प्पा संस्कृति है, उत्तर हड़प्पा संस्कृति, न कि ये सभ्यता है। अब ये संस्कृति हो, इसका संस्कृति जो शब्द आ गया, संस्कृति मतलब ये है कि ये गांव बन गया है ना, गांव की संस्कृति होगी, ठीक। और जब गांव की संस्कृति होगी, आप देखें गांव की संस्कृति होगी, तो इसका मतलब ये है कि ये लोग तो थे ही, लेकिन ये अब गांव के रूप में डेवलप हो रहा है। सभ्यता तो पतन हो गया, लेकिन ये गांव के रूप में डेवलप हो रहा है। अब आते हैं जलवायु परिवर्तन कारण, है ना। तो इसमें अभी तो जो माना गया, जो अच्छे से माना गया ठोस सबूत जो है वो जलवायु परिवर्तन है ना। जलवायु परिवर्तन आप जानते हैं कि आप भूगोल में जब पढ़ेंगे, भूगोल में जब आप पढ़ेंगे प्लेटों का, प्लेट घूमती, प्लेट मूव करती है, आप पढ़ेंगे थ्योरी प्लेट टेक्टोनिक, है ना।
प्लेट टेक्टोनिक जब आप थ्योरी पढ़ेंगे, है ना, प्लेट विवर्तनी, तो वहां पे आप देखेंगे कि प्लेटों का जो मूव होता रहता है ना, प्लेटें एक स्थान से दूसरे स्थान को मूव करती रहती हैं। ठीक, आप ये भूगोल में पढ़ेंगे, जो प्लेटें मूव करती रहती है एक साल में 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर लगभग, है ना, 1 से 1.5 सेंटीमीटर ये मूव करती हैं। तो प्लेटें जब मूव करेंगी, जाहिर सी बात है कि पहले का मतलब अगर आप देखेंगे इक्वेटर से जलवायु जो होता है परिवर्तन होता जाता रहता है ना, इक्वेटर से जलवायु परिवर्तन होता जाता है। तो एक कारण जलवायु परिवर्तन का ये भी है, प्लेटों का मूव करना, है ना, प्लेटों का मूव करना। जाहिर सी बात है प्लेटें और बड़ी होंगी आगे, है ना। अभी भी देख रहे हैं हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है, इसका मतलब 2 प्लेटें जैसे इंडियन प्लेटें और एशियाई प्लेट, है ना, इंडिया और एशिया प्लेट जब आपस में टकरा रहे हैं, अभी भी टकरा रहे हैं ना, तो हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है। ये आप थ्योरी है, ये आप पढ़ेंगे भूगोल में, है ना। तो ये एक कारण रहा है, ठीक, प्लेटों का टकराना, मूव करना एक कारण रहा है। दूसरा कारण देखते हैं कि इस समय कब कि जब ये सभ्यता डेवलप हुई है, तो हम देखें कि यहाँ पे सागौन की लकड़ी है ना, किसकी लकड़ी, सागौन की लकड़ी, ठीक, सागौन की लकड़ी है ना, सागौन की लकड़ी और किसकी लकड़ी, सागौन की लकड़ी और काली लकड़ी, है ना, एक थी सागौन की लकड़ी, एक थी काली लकड़ी। अभी दिखाते हैं आप लोग को, ये देखिए, है ना, ये देखिए काली रंग की लकड़ी और सागौन की लकड़ी, है ना। तो ये सागौन की लकड़ी, काली रंग की लकड़ी, आपको मालूम है ये सागौन की लकड़ी कहां मिलेगी? ये सागौन की लकड़ी ज्यादातर संभावनाएं होती हैं, सागौन की लकड़ी में ज्यादातर संभावनाएं होती हैं सागौन की लकड़ी में ज्यादातर संभावनाएं होती हैं कि ये किस वाले क्षेत्र में पाया जाता है, जहां पे बारिश होगी, है ना। तो काले रंग की लकड़ी होगी, सागौन की लकड़ी होगी, इसका मतलब ये है कि ये वाला क्षेत्र जो था, है ना, ये वाला क्षेत्र जो था, जो ये वाला क्षेत्र था, है ना, अगर बोले तो ये वाला क्षेत्र, जो ये वाला क्षेत्र था, यहाँ पे कौन सी, अभी तो यहाँ डेवलप हुआ है मरु वाला क्षेत्र, है ना, मरुस्थल है पूरा, जब मरुस्थल है तो इसका मतलब ये है इस क्षेत्र पे जब सागौन की लकड़ी पाई जा रही, काले रंग की लकड़ी पाई जा रही, तो इसका मतलब ये है कि ये उस समय कैसा रहा होगा, उस समय मानसूनी या पतझड़, है ना, पतझड़ वन, यहाँ पे पतझड़ वन पाया जा रहा था। इसका मतलब बारिश यहाँ पे ठीक ठाक हो रही थी। ये वर्तमान के समय में देखेंगे तो कितना चेंजेस आया हुआ है, तो यही कारण रहा है, ठीक। तो जलवायु परिवर्तन इसका मुख्य कारण रहा है। और जलवायु परिवर्तन देखेंगे कि जो जलवायु परिवर्तन हुआ है, ये हुआ है पश्चिम से। जलवायु परिवर्तन देखेंगे तो ये हुआ है पश्चिम से, और अरावली के आते आते ये रोक दिया है, अरावली इसको क्या कर दिया है, रोक दिया है, ठीक है। तो जो जलवायु परिवर्तन हुआ, तो आप देखेंगे कि जो जलवायु परिवर्तन होगा, सबसे पहले यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, यहाँ होगा। इसका मतलब कि ये लोग मूव करेंगे किधर, अब ये लोग मूव करेंगे पूर्व की साइड, कहाँ पे, पूर्व की तरफ, पूर्व की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे, पूर्व की तरफ ये लोग जाएंगे। तो आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में, है ना, आलमगीरपुर, है ना, क्या आलमगीरपुर, आलमगीरपुर क्या ये हड़प्पा सभ्यता के समकालीन था? क्या हड़प्पा सभ्यता के जब हड़प्पा सभ्यता जब बसा था, तो क्या ये तभी बसा था? तो आप कहेंगे हाँ सर, हम लोगों ने पढ़ा हड़प्पा सभ्यता के समय ये बसा था। हाँ, हड़प्पा सभ्यता के समय बसा था, लेकिन आप देखेंगे हड़प्पा सभ्यता जब अपने उत्कर्ष पे था, अपने चरम पे था, तो ये सभ्यता डेवलप, यहाँ पे ये शहर डेवलप हो रहा था, ये शहर क्या हो रहा था, डेवलप हो रहा था, है ना, शुरू हो रहा था। और यहाँ पे ये अपने उत्थान पे था ना, अपने उत्कर्ष पे था। तो आप देखेंगे कि यहाँ जब यहाँ पे अपने एकदम ऊपरी सतह पे हो गया था, उत्कर्ष पे था अपने, तो ये सभ्यता मतलब ये शहर डेवलप हो रहा था। इसका मतलब ये है कि ये सभ्यता पहले आई थी, ये शहर पहले बना और ये शहर बाद में बना। तो इसका मतलब ये देखने को मिलता है कि ये धीरे धीरे मूव कर रहे हैं पूर्व की साइड, है ना। और पूर्व की साइड जब मूव कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अब इधर नए नए हमें गांव देखने को मिलेंगे, ठीक है, और नए नए संस्कृतियां देखने को मिलेंगी, है ना। तो देखते हैं नए नए संस्कृतियां क्या डेवलप हुई, नए नए शहर क्या डेवलप हुई, है ना। हम लोग आते हैं इस पे। तो इस समय जब हम लोग देख रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता में क्या हुआ कि ये लोग मूव कर रहे हैं, और मूव कर रहे हैं पूर्व की साइड, ठीक है, जलवायु परिवर्तन के कारण। तो जलवायु परिवर्तन के कारण अब हम लोग देखते हैं पूर्ववर्ती हड़प्पा संस्कृति, है ना, तब से 1900 से 1300 बीसी के बीच में हमें देखने को मिलते हैं। अब इस समय ताम्र युग चल रहा है। ताम्र युग मतलब कि ताम्र युग तो बहुत पहले शुरू हो गया था, हमने बोला था लास्ट में, हम लोग इसको देखेंगे जो देख रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है कि उधर से निकल के, है ना, उधर से हड़प्पा सभ्यता के लोग वहां से निकल के, है ना, अब ये आ रहे हैं जंगलों की तरफ। जंगलों की तरफ का मतलब ये है कि अब ये मैदानी क्षेत्रों में आ रहे हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में आ रहे हैं, है ना, गंगा मैदानी क्षेत्रों में आ रहे हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में आ रहे हैं। जैसे इसमें हम लोग देखेंगे आहार संस्कृति, है ना, आहार संस्कृति का देखिए डेवलप हो रहा है 1950 से डेवलप हो रहा है, और 1700 बीसी के बीच में आहार संस्कृति रहती है। और आहार संस्कृति कहीं नहीं आपको देखने मिलती है, ये राजस्थान वाले क्षेत्र में देखने मिलती है, ये राजस्थान वाले क्षेत्र है ना, ये राजस्थान वाले क्षेत्रों में हमें आहार संस्कृति देखने मिलती है। तो आहार संस्कृति ऐसे अचानक कैसे डेवलप हो गई? आहार संस्कृति के लोग थे कौन? जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस आप लगाएंगे तो आप आंसर पा जाएंगे कि यहाँ पे जो डेवलप हो रहा था आहार संस्कृति के लोग थे कौन, है ना। तो आहार संस्कृति के लोग कोई नहीं थे, ये हड़प्पा सभ्यता के ही लोग थे, ये हड़प्पा सभ्यता के गांव के लोग थे, है ना। तो ये लोग आके नई संस्कृति का डेवलप करते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं जोरवा संस्कृति, है ना, क्या संस्कृति, जोरवा, ये गलत लिखा हुआ है, जोरवा, है ना, जोरवा संस्कृति। जोरवा संस्कृति कैसे डेवलप हो रही है? जोरवा संस्कृति कैसे डेवलप हो रही है? जोरवा संस्कृति डेवलप हो रही है 1400 बीसी से,
और 700 BC के बीच में हमें देखने को मिलती है। तो ये कहीं ना कहीं ये पतन हो रहा है ना, इसका पतन हो रहा है। तो ये और आगे मूव करते हैं, और जब ये और आगे मूव करते हैं तो आप देखेंगे कि ये अब निकल के, मतलब इस वाले क्षेत्र से ये निकल के, है ना, राजस्थान वाले क्षेत्रों से निकल के अब ये मूव कर रहे हैं और अंदर की तरफ। और जब और अंदर की तरफ मूव करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये मध्य प्रदेश वाला जो क्षेत्र है, मध्य प्रदेश में ये संस्कृति आपको देखने को मिलती है 1400 BC से और 700 BC के बीच में। ठीक, तो ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा है, ये लोग मूव कर रहे हैं, ये लोग पूरा की तरफ मूव कर रहे हैं ना। तो ऐसे में ढेर सारी संस्कृतियां देखने को मिल जाती है। मालवा संस्कृति या कयाथ संस्कृति है ना, कयाथ संस्कृति ये पुरानी संस्कृति थी, पुरानी ज्यादा नहीं थी। 1700 BC से 1400 BC के बीच में हमें देखने को मिलती है मालवा संस्कृति, और कयाथ संस्कृति हमें 2400 BC से और 2000 BC के बीच में देखने को मिलती है। ये संस्कृतियां जो है ये मध्य प्रदेश में डेवलप हुई थी। और मध्य प्रदेश में 1400 BC के 2400 BC के 2000 BC के बीच में देखने को मिलती है। मैं आपको बताया था कि आप पूरा पाषाण काल में मैं आपको बताया था कि जहां से है ना, यहाँ पे भीमबेटका है, और भीमबेटका गुफा में आपको चित्र देखने को मिला है। तो ये लोग अब डेवलप हो रहे हैं, मतलब कि अब देखिए ध्यान से, ये लोग क्या हो रहे हैं, अब डेवलप हो रहे हैं। और अब जब डेवलप हो रहे हैं तो ये लोग अब आ रहे हैं कृषि के रूप में, है ना, कृषक हो रहे हैं। क्या बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, कृषक बन रहे हैं। कृषक में मैं पढ़ाया था कि कृषक सर्वप्रथम कब बने थे, तो सर्वप्रथम ये बने थे 9 पाषाण काल। कब बने थे, सर्वप्रथम बने थे 9 पाषाण काल। तो अब आप तुलना कीजिए कि मध्य प्रदेश में जो मालवा संस्कृति है ना, कयाथ संस्कृति है ना, कयाथ जो संस्कृति है, कयाथ संस्कृति अब आई है 9 पाषाण काल के रूप में, है ना। कयाथ संस्कृति कब आई है, अब आई है 9 पाषाण काल के रूप में। और जबकि इस वाले क्षेत्रों में जो हड़प्पा संस्कृति थी उसका क्या हो चुका है, पतन हो चुका है, हड़प्पा सभ्यता पतन हो चुका है। अब ये लोग डेवलप हो रहे हैं, है ना। तो ये अब यहाँ पे 9 पाषाण काल चल रहा है, मतलब अब ये लोग किसमें रूप में, ग्राम के रूप में डेवलप हो रहे हैं। कैसे रूप में, ग्राम के रूप में डेवलप हो रहे हैं। और जबकि ये इस वाले क्षेत्रों में यहाँ सभ्यता एक पतन भी हो चुकी है ना। सोचिए कितने आगे थे, मैं शुरुआत में ही आपको बताया था ना। अब जो ये नीचे वाला क्षेत्र है, जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, वहां पे आपको देखने को मिलेगा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल देखने को वहां पे मिलता है ना। तो ये संस्कृतियां जो है एक साथ नहीं डेवलप हो रही हैं, ये संस्कृतियां अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह डेवलप हो रही है ना। पूरे भारत में अलग अलग संस्कृतियां डेवलप हो रही है। अब ये जब और अंदर मूव करते हैं तो आपको देखने को मिलता है मालवा संस्कृति, मालवा संस्कृति जो आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। तो ये लोग क्या हो रहा है, अब ये लोग डेवलप हो रहे हैं, है ना। जब ये लोग डेवलप हो रहे हैं और अब सिंध सभ्यता तो पता नहीं हो चुकी है, लेकिन जो वहां के ग्रामीण वर्ग थे, है ना, ग्रामीण वर्ग थे, ये लोग अब अंदर आए। और अंदर आए इसी समय, है ना, 1500 BC के आसपास हम देखते हैं। 1500 BC के आसपास अब कौन आते हैं, 1500 BC के आसपास आर्यों का आगमन होता है। अब आप इससे पहले संस्कृतियां देख चुके हैं ना, इनकी कल्चर देख चुके हैं, इनका कल्चर क्या रहा है, इनका समाज देख चुके हैं, इनकी तकनीक देख चुके हैं ना। अब ध्यान देखिए, अब इनका जब सब कुछ आप देख चुके हैं तो हम लेके आ रहे हैं आर्यों को, है ना। आर्यों को और किसको, आर्यों को और हड़प्पा सभ्यता, है ना। आर्यों को और हड़प्पा सभ्यता को अब आपको तुलना करना होगा। मैं बताते चलूंगा मैं क्या कर रहा हूँ, कोई भी संस्कृति हो मैं वर्तमान में जोड़ दे रहा हूँ उसको, है ना, वर्तमान की संस्कृति जोड़ दे रहा हूँ। अब यहाँ पे जोड़ने का समय आ गया है तीन तरह से, है ना। 3 तरीका से क्या है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 3 तरीका से, ठीक, 3 तरीका से पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, ठीक। ठीक, हम लोग 3 तरीके से पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग पहले क्या पढ़े, हमने पढ़ा है 9 पाषाण का, है ना। 9 पाषाण को हम लोग नहीं लेते हैं, लोग लेते हैं सिंध सभ्यता सीधा, है ना। तो सिंधु सभ्यता, है ना, सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता से हमें अब तुलना करना होगा। सिंधु सभ्यता की क्या, तकनीकी, है ना, तकनीकी और क्या, तकनीकी बाद आजीविका के बाद क्या देखना होगा, उनका समाज देखना होगा, समाज और क्या देखना होगा, उनकी संस्कृति, है ना, संस्कृति, है ना। तो ये सारी इनके याद रखे रहिए कि ये चीजें आपके दिमाग में होना चाहिए। अब हम तुलना जैसे पढ़ने का ही तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम तुलना करके पढ़ लेते हैं ना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, आर्यों का आगमन करा रहे हैं, है ना, आर्यों का क्या करा रहे हैं, आगमन करा रहे हैं, है ना, आर्यों का आगमन करा रहे हैं। अब आर्यों का आगमन देखेंगे, इनसे तुलना कर लेंगे, है ना, आर्यों का आगमन करा के इनसे तुलना कर लेंगे, ठीक। तो हम लोग चलते हैं आर्यों के आगमन पे। आर्यों के आगमन पे हम लोग आ गए हैं। तो आर्यों के आगमन के लिए, ठीक है, आर्यों के आर्य मतलब आज के जो अभी आप लोग सुनते हैं आर्य, है ना, कोई लगाते हैं, सब लोग कोई आपको सब देखने मिलता है कि हम आर्य हैं, है ना। तो वही आर्यों की बात हो रही है, तो वो आर्य, है ना। तो जब आपको आर्य शब्द कभी भी सुनाई पड़े, किसी के स्टेटस में दिखाई पड़े आर्य, तो आप लोग समझ जाइए किसकी बात हो रही है ना। तो अब आ रहे हैं आर्यों का आगमन। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि भारत में अभी तक कौन कौन आ चुके हैं। अब लास्ट बार ये लोग प्रवेश कर रहे हैं जो मुख्य रूप से यहीं पे रहेंगे, है ना। इसके बाद भी प्रवेश करते हैं जो मुख्य रूप से यहीं पे रहते हैं, लेकिन जो बड़ी संख्या में अपना जो धर्म प्रचार कर रहे हैं ये आके करेंगे, है ना। हमने देखा कि संस्कृति हमारी क्या रही है ना, प्राचीन जो हमारी सनातन संस्कृति है वो क्या रही है। अब इन लोग के आने से उसमें क्या प्रभाव पड़ता है, क्या बदलाव होता है, वो अब हम देखेंगे, है ना। तो इसके मूल स्थान को लेकर, आर्यों के मूल स्थान को लेकर विद्वानों